देश के दिल में हुए जोरदार धमाके से हर कोई स्तब्ध है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक मातम पसरा हुआ है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और सवाल बस एक ही कि दिल्ली का गुनहगार आखिर कौन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त डिबेट का है, लेकिन बहस नहीं, विचार विमर्श होगा। सवाल होंगे उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से जो ये दम भरता है कि आतंक के हर एक फन को उठने से पहले कुचल दिया जाता है। लेकिन उसी सिस्टम की नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? धमाका हो जाता है दिल्ली में, राजधानी में, देश की लाल किले के पास। ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कड़ी से कड़ी जैसे जैसे मिल रही है, जुड़ रही है, वैसे वैसे आतंक के एक नए मॉड्यूल का चेहरा भी उजागर हो रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर का इकोसिस्टम जो उस धारणा को तोड़ रहा है जिसमें माना जाता था युवाओं के हाथ में कलम और किताब होगी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन लाल किले के पास पड़े खून के निशान, खून के धब्बे और इस ब्लास्ट केस की जांच में डॉक्टर्स का हाथ होने की आशंका। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल से जुड़ते इसके तार इशारा कर रहे हैं कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों के लिए शिक्षित वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। पढ़े लिखे मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बीते 48 घंटों के अंदर जो हलचल हुई, कश्मीर से गुजरात और गुजरात से हरियाणा तक गिरफ्तारियों का दौर, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद होना और लाल किले के पास ब्लास्ट की खबर से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को रचा जा रहा था। लेकिन सवाल ये, जब इस ब्लास्ट से पहले 24 घंटे के दरमियान 3 संदिग्धों को अलग अलग राज्यों से अरेस्ट किया जा चुका था, डॉक्टर उमर कैसे फरीदाबाद से दिल्ली पहुंच गया? दिल्ली का वो एरिया जहां 24/7 सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होते हैं, हाई सिक्योरिटी होती है, वहां आतंकी उमर कैसे विस्फोटक सामग्री से भरी I-20 कार लेकर पहुंचा? उमर के साथ दफन इस रात से पर्दा कब और कैसे उठेगा कि आतंकियों का असली मकसद क्या था, उनका प्लान क्या था और इस साजिश का नेटवर्क कहां कितना गहरा है, कहां कहां से इसके कनेक्शन है? क्या पुलवामा अटैक की तरह यह हमला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा अटैक के इनपुट मिलने के बावजूद सरहद के अंदर इतना RDX कैसे आया ये नहीं पता चल सका आज तक। तो क्या दिल्ली का यह हमला भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह खत्म हो जाएगा? 24 अप्रैल को, इससे पहले देश के मस्तक पर प्रहार के बाद देश के दिल यानी दिल्ली में 10/11 का टेरर, क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का हो जाएगा दी एंड? भारत का अगला कदम क्या होगा और क्या अब वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखानी बेहद आवश्यक है? जो बीते आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो संदेश भारत ने दिया था, जो चेतावनी दी थी, क्या अब उसे पूरा करने का समय आ गया है? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से क्या कुछ संदेश पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को दिया। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अभी 7:10 हो रहे हैं और अब से कुछ ही मिनट पहले यानी 6:52 पर बीते कल राजधानी दिल्ली में लाल किले के
आसपास जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो सहम गए थे और उनके जो बयान उसके बाद सामने आए, जैसे जैसे ये पता चलने लगा मीडिया के जरिए, जो मीडिया की टीम वहां पे मौजूद थी, पहुंची हुई थी, उसके जरिए जब ये जानकारी मिलने लगी धीरे धीरे कि ब्लास्ट जो हुआ है वो किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। पहले ये माना जा रहा था कि पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां आ गई, लेकिन धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होने लगी, स्थिति स्पष्ट होने लगी, तो इस बात का जो अंदेशा था वो गहराता गया कि ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान्ड इवेंट है, ये एक आतंकवादी गतिविधि है जिसके तार जो हैं वो बेहद गहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर सरकार की तरफ से या ऑफिशियल्स को स्टेटमेंट की बात की जाए तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जाना ही इस ओर इशारा कर रहा है कि दिल्ली में जो बीते कल हुआ है उसके तार जो है बेहद गहरे हैं, उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं और कहीं ना कहीं इसका आतंकी कनेक्शन जो है वो भी सामने आएगा उभर कर। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये जानकारी सामने आई है अब तक कि अब ये जो टेरर का जो चेहरा है, जो फेस है, जो मॉड्यूल है, उसमें कई डॉक्टर्स के जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। चाहे हम फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें जिसकी गिरफ्तारी आपको बताते चले कि बीते कल ही हुई थी, इस घटनाक्रम के कुछ घंटे पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया था। भारी मात्रा में उसके पास से जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई थी, चाहे अमोनिया नाइट्रेट की बात करें, चाहे आरडीएक्स की बात करें, और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन बताई जा रही है, उसकी भी गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है। तो क्या फरीदाबाद मॉड्यूल की वजह से ही ये वन ऑफ द रीजन था कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई? और सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीते कल डीजीपी का, माफ कीजिएगा, पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि इट वॉज अ मूविंग व्हीकल, और अब तस्वीरें जैसे जैसे समय बीत रहा है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त हो चुका है इस घटना को घटे हुए, तो ये जो मूविंग व्हीकल था, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आतंकवादी जो था, जो उस आरडीएक्स को लेकर या ज्वलनशील पदार्थ को लेकर गाड़ी से जा रहा था, वो उसको कहीं और पोर्ट करने की मंशा में भी था, फिराक में भी था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका अनुपम तिवारी जी। गोपाल अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत गोपाल अग्रवाल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली जो है दहल उठी है। इस बार जो प्रहार है, जो अटैक है, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आया अभी तक कि आतंकवादी हमला ही था, लेकिन एनआईए को जांच सौंपी जाना अपने आप में इस और इशारा कर रहा है कि ये कोई आम घटना तो नहीं थी। गोपाल भारद्वाज जी, लेकिन देखिए, गोपाल अग्रवाल जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपकी, क्योंकि दिल्ली में अब डबल इंजन की नहीं 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी, एलजी आपका, राज्य सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, और लाल किला वो एरिया है, वो इलाका है, हम सभी को मालूम है वहां पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट होती है। वहां पर इस तरीके का घटनाक्रम हो जाना, एक आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जाना, 9 लोगों की मौत हो जाना, कई लोग अभी अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्यों नहीं माना जाए कि ये बड़ी सिक्योरिटी फेलियर थी, सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई? चूक तो इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन ये है कि हाँ, इसमें जो भी कारण रहे होंगे, हमारी सरकार इसके ऊपर पूरा, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भी इस पर पूरी जरूरत लगे हुए हैं, और इसकी जब तक जांच और अस्थायी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक इस पर कुछ कहना हमको लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। और सिचुएशन किस तरह की क्या थी, सच्चाई कहाँ तक सत्य है। गोपाल अग्रवाल जी, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आप कह रहे हैं जब तक जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए, और अभी सभी की निगाहें तो इसी ओर है ना कि जांच रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, कब तक देश को ये पता चल पाएगा कि दिल्ली जो बीते कल दहली है उसके पीछे किसकी साजिश है, क्या ये घटना है या फिर ये आतंकवादी हमला है या ये टेरर एक्टिविटी है, किस तरीके के घटनाक्रम ये कल दिल्ली में हुए हैं, क्या वजह रही इनके पीछे, ये कब तक क्लियर हो पाएगा, कब तक स्पष्ट हो पाएगा? अभी इस कब तक का मतलब सारे प्रशासन, शासन सब लगा है, और उसके ऊपर मेरे को लगता है कि जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ निर्णय
आ जाएगा। और प्रधानमंत्री जी भी हमारे पूरी तरह से लगे हैं, रक्षा मंत्री भी लगे हुए हैं, हमारे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे इस पर पूरा सबका ध्यान है, सब कुछ छोड़ करके इस समय इसी पर पूरी नज़र सबकी है। और मैं अनुमान लगाता हूं कि जल्दी ही जो है इसका रिजल्ट आ गोपाल जाएगा अग्रवाल आपके जी, सामने। लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि इस घटना को होने से रोका भी तो जा सकता था। जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, फरीदाबाद से जो गिरफ्तारियां हुई, जो हरियाणा से गिरफ्तारियां हुई, जो कश्मीर से गिरफ्तारी हुई, बीते कुछ घंटों की अगर बात करें, बीते 48 घंटों की अगर बात करें, तो ये हलचल जो है, इसके इनपुट्स भी लगातार इंटेलिजेंस को मिल रहे थे कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में आतंकवादी हैं। जब 3 आतंकवादी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए, तो फिर ये कैसे छूट गया? इंटेलिजेंस की चूक यहाँ पर कैसे हो गई? गोपाल अग्रवाल जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले अनुपम तिवारी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं। ये जो घटनाक्रम बीते कल दिल्ली में हुआ है, सबसे पहले तो आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था तो भारत ने एकदम सख्त मैसेज दिया था, सख्त संदेश दिया था कि इसके बाद अगर आतंक फन उठाएगा तो कुचल दिया जाएगा, फन उठाने से पहले ही। लेकिन अब देश के दिल के ऊपर, छाती के ऊपर प्रहार हो गया है। अनुपम तिवारी जी, देखिए अदिति, निश्चित तौर पर कल जो हुआ है वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर ये टेरर अटैक है, इसलिए अगर शब्द मैं इसलिए भी लगा रहा हूं क्योंकि अभी तक भारत की एजेंसियों ने इसको कंफर्मली नहीं कहा है कि ये टेरर अटैक था। लेकिन अगर ये टेरर अटैक था तो ये बहुत बड़ी घटना है। और पहलगाम के बाद ये शायद भारत की क्षमता को टेस्ट करने के लिए आतंकवादियों द्वारा चला गया एक बड़ा कदम मान सकते हैं। क्योंकि जब भारत ने कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह घटना का हो जाना भारत के अगले कदम की ओर प्रतीक्षा करवाएगा। तो निश्चित तौर पर मेरा ओपनिंग कमेंट यही है कि ये जो घटना हुई है, और ये सिर्फ इसको इंडिविजुअली एक घटना मत देखें, ये 2-3 दिनों से JNK से लेकर के फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली तक ये जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जिस तरह का एक नया टेरर मॉड्यूल सामने आया है, और ये मॉड्यूल जो है इशारा कर रहा है कि लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद के फुटप्रिंट्स इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है कि ये टेरर एक्टिविटी है, लेकिन NIA को जांच सौंप दिया जाना, और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर ये कोई मामूली आम घटना होती, अनुपम तिवारी जी, तो अभी तक स्थिति स्पष्ट हो जाती, लेकिन अभी तक देखिए कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं सामने आया है। दबे शब्दों में हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं, जांच में लगी हुई हैं, NIA को जांच सौंपी जा चुकी है। अनुपम तिवारी जी, क्या लगता है, क्या मायने हैं इन स्टेटमेंट्स के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले दिन ही जब ये मामला दर्ज हुआ है, आज उसको इसकी जो रिपोर्ट लिखी गई है, FIR लिखी गई है, वो UAPA के अंदर लिखी गई है। यानी कि ये पहले ही गवर्नमेंट ने माना है कि ये शायद ये टेरर अटैक हो सकता है। अच्छे खासे कुछ एविडेंस मिल रहे हैं। और प्लस जो इसको लिंक आपने कहा ना कि फरीदाबाद मॉड्यूल से अगर इसको लिंक करके देखें, तो अगले दिन जब इस तरह घटना हो जाती है तो ये माना जा सकता है कि शायद आतंकवादियों ने अपने जो बचे कुचे अमोनियम नाइट्रेट था या जो भी विस्फोटक था, उसको एक जगह से दूसरी जगह वो प्लान करना चाहते थे। अब वो ट्रांजिट के बीच में विस्फोट हो गया हो, या फिर प्लानिंग रही होगी कि लाल किले के सामने इसको विस्फोट करना है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स तो निश्चित तौर पर है। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, क्योंकि देखिए, अगर हम बीते कुछ आतंकवादी गतिविधियों की और गौर करें, तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर ऐसा कुछ प्लान्ड वे में अटैक किया जाता है तो फिर गाड़ी कहीं पर खड़ी होती है, वो मूविंग व्हीकल नहीं होता है। हालांकि इस बार की अगर गतिविधि पर गौर फरमाएं तो ये मूविंग व्हीकल था, जैसा कि कल कमिश्नर ने भी ये क्लियर किया कि इट वाज अ मूविंग व्हीकल। गाड़ी जो है वो चल रही थी, I-20 कार, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, सफेद रंग की I-20, जिसमें डॉक्टर उमर नाम का एक शख्स जो है वो बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद डर के वजह से, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, जो इंटेलिजेंस है, वो अलर्ट मोड पर था और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो चल रहा था, शायद भागने के फिराक में रहा होगा उमर, या जो एक्सप्लोसिव सामग्री थी उसको कहीं और शिफ्ट करने की फिराक में था, लेकिन ब्लास्ट हो गया। नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका भी नरेंद्र श्रीवास्तव जी। और नरेंद्र श्रीवास्तव जी, बीते कल क्या ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या मायने हैं जो स्टेटमेंट्स बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं? और आज की अगर गतिविधि की बात करें तो आज 2 बार
खुद गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट भूटान से सामने आया है वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ कदम आगे बढ़ाने वाला है जल्द ही। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, दबाव बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मीडिया को। जितनी अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो लगी हुई हैं, सरकार लगी हुई है, और वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी निर्णय पर, किसी न किसी परिणाम पर हमारी एजेंसीज पहुंचेंगी। और अभी मुश्किल से 24 घंटे हुए हैं घटना के, और एकदम से देखिए वो ये घटना खुलनी इसलिए है क्योंकि गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ मिल गया है एजेंसीज को, तो बाकी कुछ बचता नहीं है। धीरे 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 जो कल्पिट है उसके पास पहुंच जाएंगे लोग। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि खास तौर पर मीडिया से कि दबाव बनाने की जरूरत नहीं है कि जल्दी 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 जल्दी। आपको याद होगा जब बॉम्बे का वो कांड हुआ था, आतंकवादी हमला जब हुआ था, तो लाइव चल रहा था तमाम चैनलों पर। उसका खामियाजा देश को कितना भुगतना पड़ा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र श्रीवास्तव तो जी, मुझे लगता है बात आप कह रहे हैं। अभी जो पत्रकार है, जो मीडिया कर्मी है, उनको भी बेहद जिम्मेदाराना रवैया जो है अपनाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदाराना रवैया देश का हर नागरिक अपनाता है ऐसे मामलों में। ऐसे आमतौर पर इस ऐसे मामलों में एक आदमी सरकार के साथ होता है। दबाव बनाना दूसरी बात होती है, जिम्मेदारी से निभाना दूसरी बात होती है। जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लेकिन दबाव नहीं बनाना चाहिए। नहीं अभी 24 घंटे बीत गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, 25 घंटे बीत गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ। होगा, जितनी देश की जितनी जिम्मेदार एजेंसी है सब लगा दी गई है। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, लौटूंगी आपके पास। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, ओपनिंग कमेंट दीजिए सबसे पहले तो अपना, क्योंकि अब तो राजनीतिक हथियार भी आपको मिल चुका है, दूसरा राजनीतिक हथियार पहलगाम आतंकी हमले के बाद, और स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सरकार को घेरेगी ही आपकी पार्टी। देखिए मैम, इस सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की प्राथमिकता में देश सुरक्षा है ही नहीं। अगर इनकी जो प्राथमिकता है वो वोट चोरी है। गृह मंत्री जी पिछले कई दिनों से बिहार में बैठे हुए हैं, वहाँ पे कैमरे के सामने जो है कैमरे पे कागज चिपकवा के पता नहीं किससे मीटिंग कर रहे हैं। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि बीते कल जब यह घटना हुई, मौके पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल में जो पीड़ित थे उनसे भी मुलाकात की। मैं उसी पे आ रहा हूं। और आज सुबह से वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। आपको देखिए, ये घटनाएं चुनाव से पहले क्यों होती हैं? पहलगाम भी हुआ, उसके पहले पुलवामा भी हुआ था, तो चुनाव के पहले ही क्यों घटनाएं होती हैं सब? ये पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। वोटिंग की ठीक एक दिन पहले से घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा, इनकी नीयत पे हमें शक होता है। दूसरी चीज आप देखिए, पुलवामा जांच का क्या हुआ, उसके पहले जो है पठानकोट का जांच का क्या हुआ, ये सब जांचें कहाँ चली गई? वहाँ भी आरडीएक्स आया था, 800 किलो आरडीएक्स आया था, एक कार में आया था, मारुति कार में। तो वो आरडीएक्स बिल्कुल आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था। वो रजिस्ट्रेशन था, वो गुजरात में पाया गया। उस जांच का क्या हुआ आज तक? ये सिर्फ बातें करते हैं। देखिएगा, इस मामले में भी कोई जांच फाइनल नहीं आएगी, और हमें इनकी नीयत पे शक है। देखिए, इनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा नहीं है। आप देखिए, मिस्टर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है 8 फाइटर जेट गिराए गए। प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोल रहे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। कम से कम आप बोलो तो सही कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। इससे लोग आपको समझ रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री। ये भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। क्यों साबित हो रहे हैं? आप देखिए, पूरा मणिपुर जला दिया उन्होंने। वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन सिख और वहां जो मैतेई कम्युनिटी है वो पूरी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं है। ये हर वर्ग में नफरत फैला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, गलत तरीकों से चुनाव जीतने के लिए। ठीक है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, लेकिन देखिए, जब ऐसी कोई गतिविधि होती है देश में, नहीं देखिए, क्योंकि देखिए आतंकवाद वो विषय है जिसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस पर। लेकिन देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो क्यों नहीं सभी दल एकजुट होकर एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग इसकी आवाज उठाते हैं। आतंकवादियों कार्रवाई, कौन सा दल नहीं चाहेगा आतंकवादियों कार्रवाई ना हो? दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर जो हो हल्ला मचा था, दिल्ली में जो यमुना को लेकर हो हल्ला मचा था, उससे
कम ही आप इसके बाद, इस गतिविधि के बाद हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी? देखिए मैम, ये सारी हमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, चुनाव जीतने के लिए, बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोटिंग को प्रभावित करने के लिए। निष्पक्ष जांच आप होगी, ऐसा तब निकल स्टेटमेंट दे जाएगा। रहे हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में साजिश रची देश गई। गृह मंत्री को क्या देश की इसको सुरक्षा की राजनीतिकरण परवाह नहीं है। माना वो जाना बिहार में बैठे चाहिए? हुए क्या पिछले इसको कई दिनों राजनीतिकरण से नहीं माना जाना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री ठीक है। की यहाँ घटना हुई है, वो भूटान चले गए। आपको ठीक है। अपने देश में अपने देशवासियों गोपाल- के साथ रहना चाहिए कि आप गोपाल बाहर देश अग्रवाल चले जी, जाएंगे आप? गोपाल अग्रवाल अगर जी, यही काम नहीं, किसी ये- विपक्ष के नेता ने किया होता, क्या है तो चुनाव उनका का देश विपक्ष तो में आज क्या? तक करता ही आया भैया। विपक्ष ने कब छोड़ा है? वो तो जब भी कोई काम हुआ है, सारे सिस्टम उन लोगों को तो बाहर के ही रहे हैं। आज राहुल गांधी जी कभी कोई ऐसा कांड हुआ हो तो पता लगता ही नहीं था कहीं कि वो कभी इंडिया में भी हो। क्यों? लेकिन अब क्यों का सवाल हमारे पास जवाब नहीं है हमारे पास ना। लेकिन इंडिया में रहते हैं राहुल अब भैया अब उसका हिसाब नहीं बना रखा हमने। लेकिन गांधी? आइए, आप नहीं लोग नहीं बात ना करिए। नहीं, गलत बात हम नहीं करते। हम गलत बात अब नहीं, प्रधानमंत्री सिचुएशन है। भूटान गए तो नहीं क्या भूटान, कहना? नहीं प्रधानमंत्री भूटान इंडिया में रहते गए, हैं। नहीं भूटान गए, जो प्लानिंग होती है। क्यों गए? लेकिन आज आतंकवादी घटना हुई, सब नहीं लोग नहीं, इतने फैमिली, तो उसमें इतने सब लोग लगे। मर गए हैं। नहीं, इस एक समय बात देशवासियों के साथ खड़े रहना चाहिए कि भूटान नहीं चले तो जाना चाहिए देश उनको? नहीं, किस देशवासियों के साथ तो वहां भी खड़े हैं, खड़े तो कहीं भी रहेंगे राहुल गांधी देश जाके में। खड़े हैं, बाहर से आके खड़े हाँ तो हैं, बस वो ठीक भी है। खड़े हैं। नहीं तो जब आप आपकी ऐसी बात आपका क्यों कर रहे नहीं हैं? नहीं तो आप तो सीधे आप सीधे कर रहे दोहरा हैं। नहीं, मामला क्यों कर रहे हैं? आतंकवाद को आप अगर राजनीति से राहुल जोड़ गांधी बाहर रह के नहीं नहीं, देशवासियों को आतंकवाद को अगर राजनीति से जोड़ेंगे आप तो भैया। हाँ अभिमन्यु जी देखिए, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आतंकवाद को राजनीति से कहीं जोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो एकदम सत्य कर रहा हूँ कि अगर जो भी चीज भिड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे नहीं हैं, नहीं, जो चीज कम है से कम उसका आज की निष्कर्ष तारीख में ठोस, तो- जब तक निष्कर्ष नहीं आता है हम इस पर कोई भी बताइए चर्चा ना, नहीं कर पहलगाम का सकते। क्या निष्कर्ष आया? नहीं। पुलवामा का क्या निष्कर्ष आया? कोई लेकिन जांच देखिए, रिपोर्ट क्वेश्चन तो रखी ये गई? वैलिड उठा रहे हैं अगर आप कि रखी गई तो बताइए जो हमको। आरडीएक्स पुलवामा में आया उसका अभी उसका तक क्या क्या हुआ? वो जो कार निष्कर्ष मिली थी निकला, गुजरात में, उसका नंबर रजिस्ट्रेशन कहां से आया वो कार कहां से, कहां गई वो आरडीएक्स? कार? आज तक इसके बारे में आज का कोई देखिए, स्थिति अब जो स्पष्ट है- नहीं हो पाई है। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, हाँ अब जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। सेटेलाइट से अगर देखा जाए तो एक एक चीज़ की जानकारी मिल सकती है, चाहे वो पुलवामा में विस्फोटक की हो, किस गाड़ी से आया, किधर से आया, चाहे वो पठानकोट का मामला हो, चाहे जहां का मामला हो। बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी भी पक्ष को इस पर बहुत नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, अग्रवाल जी प्रधानमंत्री होने के नाते, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रधानमंत्री होने के नाते किसी भी नागरिक से ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की बनती है। जी बिल्कुल सही। तो ठीक है, भूटान का कार्यक्रम था, इंटरनेशनल मंच पर कुछ बोलना होगा, बौद्ध लोगों का शायद मुझे बड़ा कार्यक्रम था, तो उसमें गए, लेकिन सिर्फ ताल ठोकने से काम नहीं चलता है। मार डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये करेंगे। बिल्कुल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी यही लग रहा था कि पीओके जो है वो अब हमारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बात पीओके की नहीं है, नतीजा जो है नहीं निकला। ताबड़तोड़ घटनाएं हो और हम केवल चैनलों ने तो इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया था, पूरे पाकिस्तान पे ठीक जो है। है कब्जा हो गया अनुपम था। तिवारी जी चैनलों रक्षा ने इतना विशेषज्ञ के झूठ तौर पर बोला, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेताओं ने इतना अनुपम जी और के पास उससे दुखद ये है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी चैनल के खिलाफ जिन्होंने झूठ बोला, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, देश में देखिए उसमें पूरा देश आतंकित था। ठीक है, ब्लैक आउट ठीक तक है। करवा गया, राजनीतिकरण IPL का मैच देखिए भी इस रोक दिया मुद्दे गया का था। नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल तो वाजिब लेकिन है आप और समझिए सवाल कि उससे उन्होंने उठने सबक भी लिया जरूरी ना। हैं, ये घटना आवश्यक होगी, है, इसकी जिम्मेदारी कौन क्योंकि लेगा? ये नेशनल सिक्योरिटी का अगर मुद्दा है, विषय है बहुत बड़ा, क्योंकि राजधानी अमित दिल्ली शाह में को अगर जिम्मेदारी विस्फोटक लेते हुए सामग्री इस्तीफा पहुंच दे जा दिया रही अपने है पद से। तो उनके फिर कार्यकाल हमारी में आपकी लगातार सुरक्षा तो आतंकवादी संदेह के घटनाएं हो रही घेरे हैं, में उनकी रहेगी जैसे ना। प्रधानमंत्री बने अनुपम हुए तिवारी जी हैं। ऐसी क्या क्या बात कहना है चाहेंगे इस मोदी पर? जी ठीक है, अभिमन्यु जी मौका दूंगी आपको। अनुपम तिवारी जी, कैसे हम अदिति, खुद को बात स्वयं को ऐसी- सुरक्षित मान लें अगर राजधानी दिल्ली में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो? देखिए अदिति, बात ऐसी है कि पहलगाम की घटना हो या फिर कल की दिल्ली की घटना हो, यहाँ पर आपको जिम्मेदारियां तो फिक्स करनी पड़ेगी। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये घटनाएं कैसे हो गई, इनके पीछे कौन था वो पता लगाना जरूरी है, लेकिन ये भी पता लगाना जरूरी है कि ऐसी सुरक्षा चूकें कैसे हो जा रही हैं। तो जब इसके ऊपर जब गहन अध्ययन किया जाएगा, जब पता लगाया जाएगा कि ये लैप्सेस कहाँ हो रहे हैं, तो आगे उन लैप्सेस से अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश या उसके जो भी मैकेनिज्म है वो बनाया जाएगा। अब दिल्ली की घटना है, हमने देखा कि इसके तार जुड़ते हुए फरीदाबाद से भी लग रहे हैं, इसके तार जुड़ते हुए जम्मू कश्मीर से भी लग रहे हैं, इसके तार जुड़ते हुए सीमा पार से भी लग रहे हैं। तो जल्दबाजी में कोई रिजल्ट निकालने से बेहतर ये होगा कि हम लोग सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर विश्वास रखें, वो अपना काम करें, और लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए वो फुल प्रूफ के साथ आए। ऐसा ना हो कि पुलवामा की लेकिन बिल्कुल सही देखिए बात अनुपम उठाई तिवारी उन्होंने कि जी, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया कोई नहीं क्योंकि जानता है, पहलगाम में करीब चूक कैसे डेढ़ हुई कोई महीने नहीं पहले जानता है। अनुपम जी जैश के द्वारा एक मैसेज जो है, एक रैली में ये साफ मैसेज दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने
किया उसका बदला हम लेकर रहेंगे। कुछ दिन पहले एक बयान वायरल हो रहा था सैफुल्ला सैफ का, लश्कर के कमांडर का, वो भी कुछ ऐसा ही मैसेज देता हुआ नजर आ रहा था कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में एंट्री का प्लान है और कुछ बड़ा करने के फिराक में हम हैं। ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी एक्टिव हुआ, कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन अनुपम तिवारी जी चूक कहां पर हो गई, ये सवाल तो आज की तारीख में बेहद बड़ा भी और बेहद वाजिब भी है, क्योंकि राजधानी है वो देश की। अगर वहीं पर सिक्योरिटी जो है वो इस तरीके की है, सिक्योरिटी जो है पुख्ता नहीं है, तो फिर हम देश के अलग अलग हिस्सों की सिक्योरिटी को कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए अदिति, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों को सिर्फ एक मौका चाहिए जिससे वो हमला कर सके, कहीं पर तबाही मचा सके, और वो एक बार सफल हो जाएंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होना पड़ता है, ये आप समझिए, ये डिफरेंस है। उनको एक मौका चाहिए और हमें हर बार 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। अब इसी मुद्दे को देख लें आप, जैश का आपने जिक्र किया, जैश के पर्चे जम्मू एंड कश्मीर के 2-4 जगहों पर दिखाई दिए। वहां की पुलिस को सैल्यूट है कि उसने तुरंत अपने आप को एक्टिव किया और अपने इंटेलिजेंस केंद्रीय एजेंसियों साझा करी। और आप देखेंगे कि 18-19 अक्टूबर को पहला वो पर्चा दिखता है जैश के सपोर्ट वाला, और उसके बाद नवंबर के शुरुआत में 7-8 नवंबर को ये पूरा मॉड्यूल क्रैक हो जाता है। यानी कि बहुत तत्परता के साथ ये काम किया गया, इसका उनको सराहना करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि अगर आप प्रिवेंट करने में सक्षम हैं तो इसको 100% लाइए। आपको ये आपने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा जरूर किया है, लेकिन उसके बाद अनुपम तिवारी जी, और अभी देखिए एक और सवाल जो है वो भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है कि क्योंकि देखिए अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वहां पर ये माना जा रहा है कि जो आतंकवादी था डॉक्टर उमर, जो उस गाड़ी में सवार था, इसको डीएनए सैंपलिंग से हालांकि अभी इसकी पुष्टि होगी कि वो था गाड़ी में मौजूद या नहीं था, लेकिन उसकी जो साजिश थी वो कितनी गहरी थी और किन किन स्टेट्स में ये दहलाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी, उनका प्लान क्या था आतंकवादियों का पूरा। क्योंकि देखिए एक्सपोज तो हो चुका है ये प्लान और कई जगह से एक्सप्लोसिव जो सामग्री है वो भी बरामद हो रही है, छापेमारी भी अभी लगातार जारी है, लेकिन पूरा प्लान क्या था और कितने लंबे और गहरे इसके साजिश के तार हैं, इनका खुलासा होना अभी भी बाकी है। अनुपम तिवारी जी, क्या लगता है, क्या डॉक्टर उमर अगर मरा है इस फियादीनी हमले में, अगर ये माना जाए अगर, तो फिर क्या उसके साथ ही ये राज भी दफन हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, जैसा कि अभी आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि हम टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम समय से जो है ये सारी चीजें, सारे फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे किस हमले को अंजाम दिया गया, इसकी साजिश कहां रची गई। लेकिन बावजूद इसके क्या वजह है इसके पीछे कि चाहे पहलगाम हो या पुलवामा, अभी तक कई सवालों के उत्तर जो है मिलने बाकी हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अदिति आपका, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे एजेंसियों के ऊपर हमको थोड़ा सा एक फ्री हैंड भी देना चाहिए, और एजेंसियों के ऊपर जो एक प्रेशर रहता है उस प्रेशर को रिलीज करना चाहिए। वो प्रेशर सरकार की तरफ से भी हो सकता है, मीडिया की तरफ से भी हो सकता है, और तमाम अन्य एजेंसीज की तरफ से हो सकता है। अगर आप उनको फ्री हैंड देंगे तो वो अपनी जांच को बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और वो उनके लिंक्स वो जहां जहां ढूंढ रहे हैं उन लिंक्स में हमको उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं ना कि हमारी एजेंसियों को हर बार 100% एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी, तभी वो इस तरह की दुर्घटनाओं को, इस तरह के हमलों से हमको बचा सकते हैं। तो वो एक्यूरेसी तभी आएगी जब देश का जो पूरा तंत्र है वो एक साथ काम करे। सबको पता है, बच्चा जानता है कि सीमा के उस पार से ही इस तरह के तत्वों को बल मिलता है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं भारत में होती है उनके तार कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सीमा पार से जुड़े होते हैं। तो हमको उसके ऊपर एक पुख्ता काम करना पड़ेगा। सिर्फ 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर से वो टेरर नेक्सस नहीं टूटने वाला है। हमको एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाना बहुत पड़ेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि केवल डालियां काटने से काम नहीं चलेगा, जड़ को उखाड़ कर फेंकना है आतंकवाद की। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए अभी तक ये माना जाता रहा था आतंकवाद के विषय पर जब बात होती थी कि अगर लोगों के हाथ में किताबें कलम थमा दी जाए, अगर वो एजुकेटेड होंगे तो आतंकवादी नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए अभी जो आतंकवाद का नया मॉड्यूल सामने आ रहा है, जितने भी डॉक्टर्स अभी तक हिरासत में लिए गए हैं या जिनकी तलाश की जा रही है, चाहे हम आदिल अहमद की बात करें, चाहे हम मुजम्मिल शकील की बात करें, चाहे हम उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन की बात करें, बेहद एजुकेटेड हैं ये। डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है,
फिर ये क्या वजह है इसके पीछे भाई कि जो एजुकेटेड क्लास है, जो एजुकेटेड वर्ग है, वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जा रहा है। और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि ये जो डॉक्टर शाहीन है उसको जैश ने जिम्मेदारी सौंपी थी भारत में अपनी विंग तैयार करने के लिए, महिलाओं की फौज तैयार करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ, जो जानकारी हमारी खुफिया एजेंसीज को भी नहीं हो पाती वो मीडिया को कहाँ से मिल जाती हैं। मीडिया को भी अपनी तरफ देखना होगा और काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और क्रिमिनल अनपढ़ हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्रिमिनल पढ़ा लिखा भी होता है। और जो पढ़े लिखे क्रिमिनल होते हैं वो ज़्यादा सातिर और ख़तरनाक होते हैं। सकते हैं एकदम। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उनकी पढ़ाई पर मत जाइए, आप उनके कृत्य पर जाइए। यदि जो लोग पकड़े गए हैं वास्तव में यही दोषी हैं, अभी चूंकि दोष सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए हम इनको दोषी नहीं करार दे सकते। अगर यही है, यही लोग हैं तो ये और चिंताजनक है। इस पर बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि पढ़े लिखे लोग कैसे डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो अभी पुलिस हिरासत में ही है, जिसके पास से भारी मात्रा में इसके बारे में तो पुष्टि भी, हिरासत का मतलब है थोड़ी कि आतंकवादी हो गया वो। पुलिस ने इस बारे में पुष्टि की कि उसके पास से अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही साथ आरडीएक्स भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं एक फरीदाबाद मॉड्यूल का भी जिक्र हो रहा है इस वक्त। देखो मैं आपको बताऊं, हम लोगों को यह बताया गया था ट्रेनिंग में कि जो पकड़ लिया गया वो आरोपी है, जब तक उस पर दोष सिद्ध न हो जाए तमाम ऐसे टेररिस्ट के आरोपी जो है उनको कोर्ट ने छोड़ दिया है। लेकिन जो उनके ऊपर ठप्पा लग गया उसका क्या करेंगी आप। मेरे कहने का तात्पर्य है जब तक बिल्कुल सिद्ध न हो जाए कि वास्तव में टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त हैं तब तक आप उनको आतंकवादी नहीं कहिए। मेरा ये मानना है। ठीक है, हम उनको आरोपी कहेंगे। ठीक है। हाँ। गोपाल अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये जो लगातार फरीदाबाद मॉड्यूल का जिक्र किया जा रहा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर इस वक्त दिल्ली तक हर जगह जो है हलचल तेज है। जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं और हर किसी को इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए इस वक्त कि आखिर गुनाहगार कौन और इतनी भारी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव सामग्री है वो कैसे दिल्ली में एंट्री हो गई। इसमें कहीं ना कहीं चूक तो हुई ही है अगर ये आतंकवादी गतिविधि है तो, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। लेकिन बावजूद इसके क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो फ्री हैंड मिलना चाहिए, जैसा कि जिक्र अभी नरेंद्र श्रीवास्तव जी भी कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रेशर है क्या ज्यादा जांच एजेंसियों के ऊपर या उनको फ्री हैंड दिया जा चुका है? अरे अग्रवाल साहब को क्यों फंसा रहे हो भाई? नहीं, नरेंद्र जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। और लेकिन सवाल ये है कि जब तक हमारे पास इसकी ठोस, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी जांच एजेंसियां इसका ठोस निर्णय जब तक न ले लें तब तक, लेकिन ये हम पूरा विश्वास कर सकते हैं और कह सकते हैं विश्वास से कि सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से लगी हुई है और इसका ठोस निर्णय जल्द से जल्द आएगा और मतलब पुख्ता आएगा और उसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई सरकार पूरी, मतलब मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मतलब अभी तक लोग कहते नहीं हुई है उस तरह से कार्रवाई होगी और सारे के जो है उसके ऊपर चाहे वो जेल जाएं चाहे उनके ऊपर कोई भी तरह के और लगे। अग्रवाल जी, भले ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, मैं चाहूंगी एक बार दोबारा पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी जरा वो बयान को प्ले करें, क्योंकि वो बयान अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं और इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जरा प्ले करें पीसीआर टीम। सरकार बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ
संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है, जिसमें उन्होंने खुद जिक्र किया है इस बात का कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये इसी और इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिसपे जिनके कई जो राज हैं उनसे पर्दा उठना अभी बाकी है और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी उन षड्यंत्रकारियों को है जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैम, चेतावनी तो पहले देते आ रहे हैं, पिछले 11 साल से दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, अब जो है पाकिस्तान के अधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं मात्र 35 मिनट में कि हम आपकी सेना पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादी कैंप पे हमला कर रहे हैं। आपको क्या पता नहीं है कि वहाँ की सेना ही जो है आतंकवादियों को भरण पोषण करती है, वही तैयार करती है? आपको पता नहीं है? आपको अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, जिम्मेदारी के साथ जरा इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या आतंकवादी हमले आपकी सरकार में नहीं होते थे? क्या मैम होते थे, उस पीरियड में तो ज्यादा ही होते थे, लेकिन हम उसको करते थे, जांच करते थे, अटैक करते थे, जो भी कार्रवाई होती थी हम करते थे, जो भी होता था। लेकिन उन्होंने कहा, इनका देखिए योगी जी ने क्या कहा, पुराने समय सब भूल जाते हैं, पुराने ओके ले लेंगे। लेकिन इनके गृह मंत्री और राजनाथ सिंह ने सदन में क्या कहा था? 35 मिनट के अंदर इन्होंने फोन करके कह दिया वहां पाकिस्तान से कि हम आपकी सेना पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे थे। पहलगाम जो हमला हुआ कि इनको अपने देश को दिखाना था, अपने वोटरों को दिखाना था कि हमने उसके ऊपर हमला किया, सिर्फ एक रस्म अदायगी थी। अगर आपने हमला किया होता, चेतावनी कायदे से दी होती वहां की सेना को, तो वो हिम्मत नहीं करती। दूसरा देखिए, इनके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो क्या कह चुके हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते। मतलब हिम्मत ही नहीं है आप कह सके वो बड़ी इकानमी है, हम नहीं लड़ सकते। हम ब्रिटेन के गुलाम थे कि हम लोग लड़े नहीं आजादी के लिए? ब्रिटेन बहुत बड़ी इकानमी थी, उस समय उसके राज में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी ना, देश को आजाद कराया। नहीं चाइना को सारी जमीनें दे दी हमने। डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी जैसी कुछ चीजें होती हैं नहीं, सब जुड़ा हुआ है। आपने बोला नोटबंदी की, फंडिंग बंद हो गई, आतंकवाद की कमर टूट गई, लेकिन आतंकवाद तो हो रहा है ना आपके सामने। क्यों हो रहा है? अब वो हो रहा है, लेकिन 60 साल में जो है आप योग नहीं ले पाए, आप पाकिस्तान से नहीं कर पाए, आप पाकिस्तान से प्यार करते रहे, तब नहीं लगा। और आज आप भाजपा को 11 साल के अंदर सारा नहीं 11 साल में सब कुछ चाह रहे हैं और 60 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। कमाल की बात तो यह है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पे टिके हुए हैं, क्योंकि आपको शायद दर्शकों को बताना है कि वोट चोरी हो रही है और वो ज्यादा अहम मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा है क्या? गलत सरकार बनेगी, संवैधानिक सरकार। 60 साल तो सरकार थी, बिना वोट चोरी का नहीं थी, उसको जनता की परवाह नहीं होगी। नहीं, जब तक कांग्रेस थी तब तक चोरी नहीं होती थी। क्यों निदान करते हैं? अभी आज का मुद्दा वोट चोरी का था क्या अभिमन्यु विश्वकर्मा जी? क्या मैम? क्या आज हमारा मुद्दा वोट चोरी का था? कराया गया है। आप ये राकेश सिन्हा जी वोट कैसे डाल रहे हैं? उत्तराखंड से आके इनके पदाधिकारी कैसे वोट डाले? एसआईआर थोड़ी तो संवेदनशीलता रख लीजिए अभिमन्यु जी। जो 9 लोग मरे हैं वो देश के नागरिक थे, जो लोग मारे गए हैं इस हमले में वो देश के नागरिक थे अभिमन्यु जी। पाकिस्तान पे कार्रवाई इसीलिए नहीं कर पा रहे, अभी अगर आतंकवाद इसीलिए हो रहा है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनके विदेश मंत्री स्वीकार कर चाइना के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, अभी जेडीयू वहां आ जाए तो आप कहते हैं कि भैया सब सही हुआ था। संसद में कहा था मात्र 35 मिनट के अंदर वहां के फोन करके उनको क्यों बताया सेना को? नहीं, अभी तो डिसीजन आया नहीं वहां का। अगर जेडीयू वहां आ जाए तो सब सही हो गया और एनडीए आ जाएगा तो गलत हुआ। नहीं, अभी वहां अभी जेडीयू वहां आ जाए, इसका मतलब आप पहले हार चुके हैं। अगर जेडीयू वहां आ जाए तो डिसीजन नहीं हुआ, अभी आज वोटिंग नहीं हुई। और अगर आज जेडीयू आ जाए तो नहीं, अगर जेडीयू आ जाए वहां पर, नहीं अभी जेडीयू आ जाए सब सही हो जाए। फर्क नहीं पड़ने वाला, सियासत चमकनी चाहिए आप लोगों की। और वो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए अभिमन्यु विश्वकर्मा जी। यहाँ मुद्दा देखिए, यहाँ मुद्दा लोगों की मौतों से जुड़ा है, इतनी बड़ी घटना से जुड़ा है, उसके तार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सियासत गरमा रहे हैं यहाँ बैठकर।
अभिमन्यु जी। वो सही निर्णय वो नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती गलत सरकार, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होगी, उसके अंदर वो आज बल नहीं होगा, क्योंकि वो सच्ची सरकार नहीं है। अगर सच्ची सरकार होती तो वो डिसीजन लेती। ठीक है, राजनीति करने नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पर। संवैधानिक सरकार बहुत सारी चीजें, विश्वकर्मा जी एक सेकंड प्लीज, बहुत सारी चीजें हैं जो विश्वकर्मा जी खुल के नहीं कह पा रहे हैं। मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं भी उसे नहीं कह पाऊंगा। ये तो कह भी सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। इनका कहने का आशय यह है कि अगर सरकार सही समय पर सही डिसीजन ले तो तमाम समस्याएं ऐसी जिनका समाधान अपने आप हो जाएगा। अगर पुलवामा का मामला खुल गया होता तो पहलगाम नहीं होता, पहलगाम का मामला खुल गया होता तो शायद कल की घटना नहीं होती। जब चोर पकड़ा नहीं जाएगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा और वो चोरी करने से बाज नहीं आएगा। मैंने एग्जांपल दिया, इसका और चोरी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो तभी निकलेगा जब जांच ठीक से होगी। तो और जनता के लिए निर्णय सही से नहीं ले सकता। आप ये जानते हो, अगर इसी तरह करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट प्रधानमंत्री है, तो वो राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता के हित में निर्णय नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं ठीक है। अनुपम तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, राजनीति का विषय तो नहीं है, राजनीति को कोई शोभा देती है, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये घटना हमारे लिए एक आई ओपनर होनी चाहिए और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो भी हमारी जो एजेंसीज हैं उनको एक लाइन में एक साथ काम करने के लिए, और कहाँ लूप होल्स बच रहे हैं जिसकी वजह से घटनाएं अभी भी हो जा रही हैं, उन लूप होल्स को बचाना पड़े, उनको भरना पड़ेगा। और तमाम एजेंसियों को इस तरह की स्वायत्ता देनी पड़ेगी कि वो इंडिविजुअली अपना अपना डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करें, न सिर्फ देश के अंदर, ना सिर्फ स्लीपर सेल्स, ना सिर्फ ये होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल्स जो हैं इनको बस्ट करें, साथ ही साथ बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर भी लगातार नजर रखी जाए और सख्ती से नजर रखी जाए और उस चीज को सही समय रहते हुए उन लोगों को बताया जाए। ये सिर्फ मैंने बार-बार कह रहा हूं, सिर्फ एक ऑपरेशन से दूर से नहीं दूर होने वाला। एक अहम अपडेट जो ये सामने आया आज, वो ये पता चला कि फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है जिससे लिंक जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो आदिल अहमद हो, चाहे वो शकील हो, चाहे वो डॉक्टर उमर हो, ये तीनों ही जो है फरीदाबाद यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में, माफ कीजिएगा, डॉक्टर रहे हैं। क्या ये नहीं लगता कि अब यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस हो या हॉस्पिटल्स हो, ये भी एक आतंकियों का केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ये फैक्ट है, ये सच है कि इन लोगों के तार जो हैं ये इस घटना से जुड़े हुए हैं, तो अनुपम तिवारी जी। अदिति देखिए, अभी चूंकि ये चीजें प्रूफ नहीं हुई हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज जो है टेरर का हब बन रही हैं। लेकिन ये हमेशा से ही रहा है कि जो भी आतंकवादी तत्व हैं वो कभी इंडिविजुअली या कभी दो चार एक ग्रुप में समाज के अलग अलग हिस्सों में रहा करते हैं, और उस रहने की वजह से हम पूरी यूनिवर्सिटी को या सिटी को या पूरे गांव को ये कह दें कि यहाँ पर आतंक की पढ़ाई होती है, वो भी गलत होगा। हकीकत यह है कि एजेंसियां उनके तार ढूंढें, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटीज में या किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ अगर इनके तार जुड़ते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। अगर इनके तार किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ते हैं तो उसको भी उतनी ही सख्ती से डील किया जाए। कोई भी अधिकारी हो, किसी डिप्लोमेट के साथ इनके तार जुड़ते हैं तो उनको भी उससे भी डील किया जाए। और इसीलिए जब मैं बात कहता हूं कि वो स्वायत्ता यह भी जरूरी हो जाती है एजेंसियों की। अब कोई कितना भी बड़ी एजेंसी हो, अगर वो किसी बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है, उसको वहां से डिटर किया जा रहा है, तो उसका पूरी जांच किसी मतलब की नहीं रह जाती है। तो ये चीजें इतनी स्वायत्ता देनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह के टेरर मॉड्यूल। गोपाल अग्रवाल जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी मैं। गोपाल अग्रवाल जी, स्वायत्ता एजेंसियों को मिलनी चाहिए, ये मुद्दा बार बार उठाया जाता रहा है, चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो उसके बाद भी इसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि अब एजेंसीज को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। क्यों का जवाब तो नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार इस पर पूरा अपना पक्ष रख करके और पूरी व्यवस्था में रख करके ठोस जैसे निर्णय आता है इसका पूरा डिसीजन आएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर पूरा निर्णय लेगी। ठीक है, आपकी मजबूरी भी मैं समझ रही हूँ कि सरकार को आप नहीं टारगेट कर सकते, आप ही की सरकार है भाई, सरकार जैसा डिसीजन लेगी वही होगा। क्या कहेंगे इस पर अभिमन्यु विश्वकर्मा जी आप? देखिए मैम, अगर गलत व्यक्ति, गलत शासक अगर रहेगा तो वो गलत डिसीजन लेगा, वो निर्णय सही नहीं ले सकता, राष्ट्रहित में निर्णय नहीं ले सकता। कांग्रेस ने कभी राष्ट्रहितों से समझौता नहीं किया। ये अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रहितों से समझौता कर सकते हैं। देश में देखिए लगातार इनके बयान देखिए, लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है केवल हिंदू मुस्लिम की भी नफरत है,
ईसाइयों के बीच भी नफरत है, सिखों के बीच में, जैनियों के बीच में, जैन के मंदिर तोड़ दिए इन्होंने, वहां पे जाके महाराष्ट्र में कहीं जैन के मंदिर भी तोड़ना है, ऐसा नहीं है। तो आप कहाँ तक बांटोगे, कहाँ तक नफरत फैलाओगे, वो उसी का परिणाम है। अगर आप यहाँ भी नफरत फैला रहे हो, ये कह रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया हर देश में है, तो वहाँ के लोग भी देख रहे हैं, वहाँ के लोग भी रेडिकल लोग हैं, वो भी देख रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर वो फिर उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है। जैसे आप कह रहे हो अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। देखिए, जरूरत है प्यार ठीक है, की, मोहब्बत की बात करने की। हमारे जो सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी, वो क्या कहते हैं, दुनिया को जीता, दुनिया सिर्फ प्यार से ही चल सकती है। अगर आप नफरत फैलाओगे, नफरत बांटोगे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए इजराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, बच्चे बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, लेकिन इस बात का उत्तर कौन देगा कि देखिए ये कहा जाता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, जैसा कि आपका कहने का तात्पर्य भी है, ठीक है, नहीं टारगेट किया जा रहा है समुदायों को, ठीक है, मैं समझ गई आपका कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, कल ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें मरने वाले मुसलमान भी तो थे। मैम वो मुसलमान से पहले भारत के नागरिक हैं। ये भारत देश का राष्ट्र कर्तव्य है कि अपने सभी नागरिकों की रक्षा करे, ये प्रधानमंत्री कर्तव्य है। लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं देखिए, क्या इतना बड़ा कार्यक्रम था भूटान में, क्या कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट होनी थी, आप भूटान चले गए आप, सिर्फ आपने अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों को डाल दी और देश के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे रहे। इतने सारे अटैक हो चुके हैं, क्या कोई नैतिकता नहीं है अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की? ये गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी जवाब दीजिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, केवल कह देने से थोड़ा होता है भाई। कांग्रेस के समय में किसने इस्तीफा दिया हमको दिखा दे? अरे कोई नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं। अरे माननीय मनमोहन सिंह जी गए थे वहाँ ताज होटल सामने, हाँ, वहाँ इस्तीफा दिए थे। अरे गृह मंत्री मात्र सिर्फ कपड़ा बदल के चले आए थे, उनका इस्तीफा हो गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहते रहिए, लेकिन अग्रवाल जी थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी को और पुख्ता कर दूं। मुंबई हत्याकांड में, मुंबई आतंकवादी घटना में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे विलास राव देशमुख, उनका इस्तीफा हुआ था। गृह मंत्री थे उस समय शिवराज पाटिल, उनका इस्तीफा था। ये अलग की बात है कि शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन इस्तीफा दोनों ने दिया नहीं था। लेकिन गृह मंत्री जी तो छोड़ के तुरंत आए हैं यहाँ, रोज सबसे संपर्क कर रहे हैं हमारे, और सब बातें कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ड्यूटी है, ड्यूटी है तो जब काम, जब उसका नहीं कोई गलती तो तब निकले जब सिचुएशन में, जब उसका ठोस रिजल्ट आवे तो पता लगेगा। घटना घट जाने के बाद ही एक्शन में क्यों आते हैं? बड़ा सवाल तो यही है ना, पहलगाम में भी यही सवाल था, आज भी वही सवाल है कि जब घटना हो जाती है, जब अटैक हो जाता है, उसके बाद एक्शन का क्या मतलब रहता है? जो लोग मारे गए वो वापस तो नहीं आएंगे। जो चीख पुकार चित्कार मची हुई है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, उनके जख्म पर मरहम कैसे लगाएंगे? ठीक है, आप ये बताइए किस परिवार को अच्छा लगेगा कि उसका भाई बहन या कोई भी उसका परिवार का सदस्य जाके आतंकवादी ब्लास्ट में मर जाए? वो तो किसी घटना में लगातार हो रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अभिमन्यु जी। बिल्कुल, जिम्मेदारी तय करना बेहद आवश्यक है। नरेंद्र श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से, और साथ ही साथ मैं चाहूंगी आपसे इस प्रश्न का उत्तर भी लेना कि क्या सच में आतंकवादी गतिविधियों का इलेक्शन वाला कनेक्शन होता है? इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, नंबर 1 जी। और दूसरा, पहला प्रश्न क्या था आपका? फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपका, क्या कहेंगे कल की घटना पर? जी, दुखद है घटना, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, बिना किसी प्रेशर के जांच होनी चाहिए। और अगर प्रेशर के साथ जांच होगी तो जैसा अन्य आतंकी घटनाओं का रिजल्ट रहा है, यह भी टाटा फिश हो जाएगा। बिल्कुल। गोपाल अग्रवाल जी, क्या इस घटना का भी जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, जो जांच का परिणाम होगा, वो टाइटा फेस होगा या जांच सामने आएगी? नहीं, जांच सामने आएगी और सरकार पूरी तरह से लगी है, हमारे सारे एजेंसियां लगी हुई हैं और सब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और मेरे ख्याल से जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, देखिए अक्षम सरकार है, ये देश की मोदी जी और गृह मंत्री जी बार बार कह चुके हैं, ये किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं। कई आतंकवादी हमले हुए और देश के नागरिकों की निरंतर जान जा रही है। ये जो वादे करके आए थे सब में फेल है। तो कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दें, कोई इनकी जगह कोई सक्षम व्यक्ति आए, वो देश को चलाए, ताकि वो देश को
देश के नागरिकों की रक्षा कर सके। ठीक है, इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अनुपम तिवारी जी, फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी समझना चाहूंगी कि इस वक्त देखिए दिल्ली में जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इंसिडेंट ना हो, इसको लेकर क्या कुछ सतर्कता बरतनी बेहद आवश्यक है जांच एजेंसियों के द्वारा भी, सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा भी और खुद सरकार के द्वारा क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता अभी इस वक्त है? अदिति, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं पिछले 1-2 साल से, उसने एक चीज तो एक्सपोज किया है कि हमारी इंटेल एजेंसियों के ओवरहॉलिंग की जरूरत आ चुकी है। हमारी जो भी जासूसी संस्थाएं हैं जो कि समय रहते हमको पुख्ता जानकारियां दे दें, उनकी ओवरहॉलिंग बेहद आवश्यक है। और ये चूंकि ये डिपार्टमेंट ज्यादातर सेना और गृह मंत्रालय दोनों के अंडर में आता है, तो दोनों के बीच में एक समन्वय के साथ इस पूरे विभाग को ओवरहॉलिंग की सख्त आवश्यकता। और साथ ही साथ जिस टेरर मॉड्यूल के कुछ पन्ने अभी खुले हैं फरीदाबाद से, जम्मू एंड कश्मीर से, मैं अभी दिल्ली ब्लास्ट को उसमें काउंट भी नहीं कर रहा हूं, उस टेरर मॉड्यूल का एक्सपोज पूरी तरह से होना चाहिए, जिसमें से पूरा उनका सरगना कौन था, इनको इनपुट कहां से मिल रहा था, इनको हथियार कहां से मिल रहे थे, वो पूरा नेटवर्क सबके सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ जब वो एक्सपोज होगा तब आप जो आने वाले खतरे हैं उनसे भी अपने देश को बचा पाएंगे और ये जो दिल्ली जैसी घटनाएं हो रही हैं इनको भी आप प्रिवेंट कर सकेंगे। अदिति, बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर हम इस मॉड्यूल को एक्सपोज करने में कामयाब हो जाते हैं और वक्त रहते सही जो कदम है वो उठा लिए जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में नहीं घटेंगी और कहीं ना कहीं आतंकियों के मन में भी खौफ जो है वो जरूर पैदा होगा। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में 10/11 की ये जो तारीख है उसको लेकर एक और जहां सरकार ये दावा कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब हमलावर हो चुका है और इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर सवालात खड़े किए जाने लगे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, अभी तक कई सवालों के जवाब जो है वो नहीं मिल पाए हैं ऑफिशियल तौर पर अगर बात की जाए, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने हुए में लगी हैं, कड़ी से कड़ी जो है वो मिलाई जा रही है, रिलेट की जा रही है और देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली में कल जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, उसके तार कितने गहरे, उसकी साजिश कितनी गहरी और क्या कुछ उसके कनेक्शंस निकल कर सामने आते हैं। क्या जैसा कि माना जा रहा है ये जैश का काम है, क्या जैश एक नया विंग तैयार कर रहा है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रहा है, या फिर जो घटनाक्रम हुआ है उसका कोई और भी पहलू है, कोई और भी एंगल है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।